अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं सब लोग? क्या पढ़ रहे थे जी कल? क्या डिस्कस किया था और आज क्या पढ़ना है? वालेकुम अस्सलाम। हमने एक वेबसाइट थी जी, SEOgrowth.tools, उसके ऊपर एक सिंपल सा थीम इंस्टॉल करके वर्डप्रेस के बारे में पढ़ा था। कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो हमने उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, आज उसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस पढ़ रहे थे। तो इसके वर्डप्रेस एडमिन में जाने के लिए हमें पता है /wp-admin लिखते हैं हम। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पढ़ा था, लाइव सर्वर पे इंस्टॉल किया था। ठीक है, गुड। क्या रखा था इसका यूजर नेम? हाँ सर जी, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 वाला प्लगइन अटैच कैसे करना है फीडबैक पेज से? मैंने आपको बताया था, उसका जो तरीका है वो ये है कि कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन इंस्टॉल करना था आपने, और उस प्लगइन की सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको उस फॉर्म का शॉर्ट कोड एक मिलेगा। उस शॉर्ट कोड को आपने कॉन्टेक्ट टेस्ट के जो पेज है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है और देन अपडेट करना होता है। इंस्टॉलेशन ऑफ लाइव एंड लोकल होस्ट ऑफ वर्डप्रेस एंड डैशबोर्ड ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, वेरी गुड। सर, जो वर्डप्रेस से पेज ऐड करते हैं वो डायरेक्ट वेबसाइट से क्यों नहीं मिलता? वो बेटा मिल जाता है, क्यों नहीं मिलता, लेकिन उसको उसका लिंक जो है वो आपको खुद से करना पड़ता है होम पेज के साथ। जैसे अगर आप यहाँ पे कोई पेज क्रिएट करते हो ना, अबाउट अस का पेज, इसको इंडिविजुअली व्यू करना है आपने, तो ये व्यू का बटन है, इसको क्लिक करोगे तो ये अबाउट अस का पेज खुल जाएगा आपके पास। ठीक है, सेम एज इट इज हमारे पास कॉन्टेक्ट अस का पेज है, तो ये कॉन्टेक्ट अस के पेज पे चले जाओगे, जिसके ऊपर हमने कल एक कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है वो लगाया था। तो हर एक पेज का एक स्पेसिफिक यूआरएल होता है, हर एक पेज जो पोस्ट है उसका स्पेसिफिक यूआरएल होता है, जैसे seogrowth.tool/contact us। ठीक है, ये इसका यूआरएल है। अबाउट अस में जाता हूँ, इसको मैं व्यू करता हूँ, तो इसके यूआरएल पे seogrowth.tool/about us। ठीक है, तो हर एक पेज का एक स्पेसिफिक जो है वो यूआरएल होता है, जिसको हम मेन पेज के साथ मेन्यूज की शक्ल के अंदर, मेन्यू के अंदर हम वो आइटम डाल देते हैं और उनको लिंक कर लेते हैं मेन पेज पे। ऑटोमेटिकली शो नहीं होता बेटा, क्योंकि हमारी अपनी मर्जी होती है, हम कुछ पेजेस को शो करवाना चाहते हैं मेन पेज पे और कुछ को नहीं करवाना चाहते, तो इसको फिर हम खुद से मैनेज करते हैं। सर, सी पैनल पर नाम और पासवर्ड कौन सा लगाना है? सी पैनल आपको तब मिलेगा जब आप होस्टिंग बाय कर लोगे। मैंने आपको बता दी थी होस्टिंग कैसे बाय करनी है, कहाँ से बाय करनी है। तो वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको दे देगा, वो जो होस्टिंग प्रोवाइडर है आपका hostingyour.com, तो वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड दे देगा। आपने उस यूजर नेम और पासवर्ड को वहां पे एंटर करना है। सर जी, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 से फीडबैक नहीं आता मेल पे। साजिद, आप अपना स्पैम वाला फोल्डर चेक करें, अक्सर जो वर्डप्रेस की जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में जाती हैं। लॉगिन एंड साइन इन कैसे क्रिएट करना है वो प्लगइन से करेंगे इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता। अभी कुछ थीम्स के अंदर बिल्ट इन हमारे पास लॉगिन और साइन अप फॉर्म मिल जाते हैं, और कभी कभार हमें खुद से करने पड़ते हैं। हर एक चीज के लिए प्लगइन्स अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के अंदर। आप उन वर्डप्रेस को प्लगइन्स को यूज करके इस तरह की जो फंक्शनैलिटीज हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं। सर जी, चेक होमवर्क। अच्छा जी, wishescorner.com मैं देख लेता हूँ। विशेष के ऊपर मैंने भी किसी दौर में काम किया था, अब तो छोड़ दिया उसे। wishescorner.com चलें देखते हैं।
बेस्ट विशेस कॉर्नर, विशेस फॉर लाइफ, बर्थडे विशेस फॉर बेस्ट फ्रेंड। जी ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद विशेस के कुछ मेन्यू बनाए हैं, बर्थडे विशेस, फ्रेंडशिप विशेस, गुड मॉर्निंग विशेस। तो ये आपने कैटेगरीज क्रिएट की हैं और मेन्यू के अंदर डाली हैं। ठीक है, बेहतरीन। ये कोट्स हैं, हजरत अली कोट्स, इस्लामिक कोट्स। तो आई थिंक सो ये भी कैटेगरी है। हाँ जी, ये भी कैटेगरी डाली है। ये अबाउट अस का पेज होगा। हाँ, ये पेज हो गया। ठीक है, गुड। और ये हो गया कॉन्टेक्ट अस। नहीं जी, जो कल काम करवाया था तकरीबन, ये जो साजिद महमूद हैं, इन्होंने कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड। और किस किस ने काम किया भाई? अच्छा जी, ये अंजला साहब कुछ कह रहे हैं अटेंडेंस के बारे में। तो अटेंडेंस जो है आप लोग लाजमी लगाया करें। सर कमेंट ये हाईलाइट कर दीजिएगा एवरीवन। अच्छा चलें, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। किधर गया भाई? अंजला साहब का कमेंट ये है। तो इस कमेंट को सब लोग पढ़ लें ज़रा और गौर से देख लें कि एवरीवन प्लीज मार्क अटेंडेंस ऑन गूगल फॉर्म। आई एम रिसीविंग मैनी क्यूरीज दैट सर मैंने लेक्चर अटेंड किया था बट अटेंडेंस नहीं मार्क कर सका, तो प्रेजेंट लगा दें। ऐसा नहीं होता, ठीक है? गूगल फॉर्म अटेंडेंस कंपलसरी है, अदरवाइज एब्सेंट ही लगेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब तो इसको आदत बना लेनी चाहिए आप लोगों को। सर एक क्वेश्चन, प्रीवियस लेक्चर से काइंडली वीडियो का टैग बता दें। वीडियो का टैग मैंने आई फ्रेम का टैग मैंने बताया था आपको। ठीक है, आई फ्रेम के टैग के जरिए आप लोग वीडियो एम्बेड कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। सर अभी हम लोकल पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सिर्फ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया आप लोकल पे भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप लोकल होस्ट को यूज कर सकते हैं। मसला सिर्फ यह है कि कभी कभार प्रैक्टिस भी नहीं हो रही होती ना, तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो प्रोफेशनली, जब आपने अगर काम करना है, सोच लिया है कि बेटा फ्रीलांसिंग तो करनी ही करनी है, इसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाना है, तो थोड़ा सा चीज़ों को शुरू से ही तरतीब से लेके चलो। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप लोग उस पे भी, जैम्प पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन उससे ये होगा फिर कि आप रोज़ाना कोई मसला लेके आ जाएंगे, सर मेरा फलां प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो रहा, एग्जीक्यूशन टाइम का मसला आ गया है, फाइल अपलोड इंक्रीज साइज का मसला आ गया। तो इस तरह के छोटे छोटे से मसले आते हैं जिनको फिर बाद में सॉल्व नहीं किया जा सकता। सर हाउ टू चेंज द स्टाइल टू मेन्यू। समझ नहीं आई, क्या करना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो आप? थोड़ा सा इलेबोरेट करो, फिर इसको बता देते हैं। सज्जाद डेवलपर डॉट कॉम, जी सज्जाद को देख लेते हैं। जी सज्जाद ने क्या काम किया है? सज्जाद डेवलपर। ठीक है जी, वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, अपडेटेड न्यूज एंड अराउंड अस, एंडरसन लुकिंग फॉरवर्ड टू टफ बैटल विद कोहली। अच्छा जी, गुड, वेरी गुड। ये कॉन्टेक्टस का पेज है और ये एंटरटेनमेंट का पेज है। ठीक है, बेहतरीन। हाउ टू बाय होस्टिंग। होस्टिंग के बारे में मैंने कल थोड़ा सा डिटेल में, कल पता नहीं परसों शायद बताया था आप लोगों को कि होस्टिंग YO.com ये एक वेबसाइट है जिसे आप लोग जाके अपनी होस्टिंग और डोमेन जो है वो बाय कर सकते हैं, लाइव सर्वर खरीद सकते हैं, ताकि आपका काम, अब जैसे ये अपने ये सज्जाद डेवलपर साहब हैं, ये मुझे अपना काम दिखा रहे हैं, तो मैं दुनिया में कहीं पे भी बैठ के इनकी वेबसाइट को ओपन करके देख सकता हूँ कि उन्होंने कैसी वेबसाइट बनाई है, क्या काम किया है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है, जिसके लिए आप लोग ये होस्टिंग bio.com पे जाएंगे। इससे व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं आप लोग, ये नंबर शंबर भी इसने अपना दिया हुआ है, यहाँ से अपनी डिजायर्ड डोमेन सर्च कर सकते हैं जो भी आपने करनी है। ये उसके कुछ प्राइसिंग प्लान्स हैं, इसमें से जो भी पैकेज आप खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। अच्छा जी, लेबर PK.com, लेबर PK।
देखते हैं जी जीशान ने क्या किया है। हाँ, ये कोई थीम शीम इंस्टॉल किया है इन्होंने, और क्लासिफाइड एड्स और कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन यूज किया है। लेबर पीके ये खुद से डेवलप किया आपने पिक्चर? एडमिन का क्यों लिंक लगा दिया भाई लोकेशन के पीछे? फिर उसके बाद अबाउट अस है, निशान अनुमान, ओके, कॉन्टेक्ट अस, तो उसके ऊपर पेज है। ठीक है, वेरी गुड जी, अच्छा है। techwhale.com। टेक, अच्छा TEC है, whale.com। योर डिजायर्ड एट वन क्लिक, चेक द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी तो हम प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपने पोस्ट में लगा दिए हैं, लेकिन डैशबोर्ड के अंदर हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिससे एक अलग एरिया जो है वो हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट्स का, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स अपलोड करके प्राइसिंग वगैरह मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, और लोग उसको आके ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं। ठीक है जी, बेहतरीन, वेरी गुड। सर होम एडिट नहीं हो रहा, पोस्ट तो ब्लॉग में चली जाती है। मैं बताता हूँ जी उसका क्या हल है। तो जो हमने मेन्यू बनाए, अगर हॉवर करें, कलर चेंज करना हो तो, अच्छा उसके लिए जो है आपको इसकी कलर स्कीम के अंदर जाना पड़ेगा। ये आपका अपीयरेंस है, इसके अंदर ये कस्टमाइज वाला सेक्शन है। यहाँ से आप लोग इसकी सारी की सारी जो कलर स्कीम है उसको मैनेज कर सकते हैं कि जो साइट के कलर्स हैं वो कैसे होंगे। ये कलर्स में जाते हैं तो कलर स्कीम हमारी लाइट होगी, डार्क होगी, हेडर के जो टेक्स्ट हैं उसका कलर क्या होगा, तो इसको आप लोग फिलहाल देख सकते हैं। उसके बाद बाकी चीजें जो है वो हम एलिमेंटर से एडिट कर लिया करेंगे। हाँ जी, ये लें जी, कमेंट पीछे कर देते हैं, लें, चलें जी, आ जाए ज़रा वापस और चेक करते हैं जी और कौन कौन से काम हैं अब जो करने वाले हैं। हम अपने डैशबोर्ड में चलते हैं जी, यहाँ से आज डैशबोर्ड को इंशाल्लाह कंप्लीट करना है हमने। ट्राई करेंगे कि सारा जो डैशबोर्ड है वो कंप्लीट हो जाए, और फिर उसके बाद कल से हम जो है वो बाकायदा वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ चल सके। पोस्ट, दोबारा से आए ज़रा, पोस्ट, पोस्ट के ऊपर ये सारी की सारी वो पोस्टें हैं जो हमें अभी फ़िलहाल शो हो रही हैं। अटेंडेंस क्यों नहीं मार्क हो रही भाई? क्या मसला आ रहा है अटेंडेंस में? अच्छा जी, वापस आए पोस्ट के अंदर। पोस्ट जो है अभी 3 पोस्टें हम कर चुके हैं, एक हेलो वर्ल्ड की है, एक आई लव पाकिस्तान की है, आईफोन आईफोन 7 की है। अच्छा, इनके ऊपर हम कुछ बल्क एक्शंस भी जो है वो कर सकते हैं। मतलब हम इनको सबको सिलेक्ट करते हैं, बल्क एक्शन इनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, सबको एडिट करना है, या फिर हमने सबको मूव टू ट्रैश करना है। मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर देंगे तो ये सारी की सारी जो है वो डिलीट हो जाएंगी। तो ये सारी की सारी पोस्टें हो गई डिलीट, और वो कह रहा है नो पोस्ट फाउंड। लेकिन यहाँ पे एक ट्रैश का फोल्डर, ट्रैश का लिंक बन गया, उसके अंदर वो सारी डिलीटेड पोस्टें हमारे पास मौजूद है। अगर मैं इनको भी दोबारा से सिलेक्ट करके रीस्टोर करता हूँ तो रिस्टोर हो जाएंगी। अगर मैं इनको परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे ट्रैश में से भी निकल जाएंगी। तो मैं इसको रिस्टोर कर देता हूँ फिलहाल।
अच्छा जी सर, लोग मुझे आरजे नाम से जानते हैं, फेसबुक पेजेस, यूट्यूब चैनल और गेमिंग, और इस नाम की वजह से कुछ कुछ फेमस हूँ। सर RJ.com ठीक है बेटा, ठीक तो है, लेकिन मेक श्योर कि ये अवेलेबल भी हो। अगर किसी और ने ये डोमेन बाय कर ली हुई तो आप कैसे बाय करोगे ये? ठीक है। अच्छा जी, फिर उससे आगे चलते हैं। हमने कल पोस्ट करके देख ली थी कि हम पोस्ट जो है वो कैसे कर सकते हैं, और इनके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर मैं इसको दोबारा से, कोई चीज़ें रह गई हैं तो उसके बारे में भी हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये आईफोन है, iPhone 7, ये इस पोस्ट का नाम है। उसके अंदर ये मैंने कंटेंट डाला और इस कंटेंट के कुछ फॉर्मेटिंग के ये ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। ये है इसका परमालिंक। सर पिक पर लिंक लगाते हैं तो ओपन नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई? मेरे पास तो होता है। ये देखो, ये पिक्चर है, इसको मैंने एडिट किया, ठीक है। इस पिक्चर के ऊपर मैं लिंक लगाना चाहता हूँ तो ये लिंक टू का ऑप्शन है। नन नन आ रहा है अभी, तो मैं इसको कहता हूँ कस्टम यूआरएल। यहाँ पे वो यूआरएल दे दो जहाँ पे आप उसको लेके जाना चाहते हो। ठीक है, मैं लेट सपोज ये यूआरएल दे देता हूँ अमेजोन की किसी प्रोडक्ट का। तो इसको मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से पोस्ट जो है वो अपडेट कर दी दोबारा से। तो अब मैंने इस पोस्ट के ऊपर क्लिक किया, इसके परमालिंक के ऊपर इस पोस्ट को ओपन किया यहाँ पे। तो जब मैं अब इस पिक्चर के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा तो वो मुझे अमेजोन की उस प्रोडक्ट के ऊपर ले जाएगी जो मैंने लिंक लगाया हुआ होगा। ठीक है, इतना आसान सा काम है। वहां पे हम एंकर टैग लिखते थे, फिर उसके अंदर इमेज का टैग लगाते थे, हैं, फिर कहीं जाके जो है ये सारी चीजें होती थी। अब हमने सिंपल क्या किया, इमेज के ऊपर क्लिक किया, एडिट किया उसको, और यहाँ से उसका यूआरएल दे दिया कस्टम यूआरएल में जाके। राइट लाइन करने के लिए हम उसको जो है वो प्रॉपर्टीज लगाते थे, लेफ्ट लाइन सेंटर लाइन करने के लिए। फिर ये एडवांस किस्म के कुछ ऑप्शंस हैं, वो अगर आपने यूज करने हैं क्लासेस लगाने के लिए। अगर इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब करना है कि क्लिक करें तो न्यू टैब में ओपन हो, जो हम टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक वाली प्रॉपर्टी लगाते थे, तो अपडेट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अब क्या करेगा वो, हमेशा से नए टैब के अंदर ओपन हुआ करेगा। सर मैंने लोकल सर्वर पे काम किया है, आपको इनबॉक्स भी किया है प्लीज़। हाँ मैं देख लेता हूँ उसको, क्लास के बाद देख सकता हूँ, मैं अभी नहीं देख सकता। जी सर, बट मैंने फाइवर का लगाया था। हाँ तो कोई मसला नहीं है, जो मर्जी लगाओ आप, लिंक तो ओपन होगा। आपके लिंक लगाने में कोई मसला आ रहा होगा। चलें जी, बहरहाल यहाँ पे आए वापस। मैं अभी फिलहाल अगर इस पोस्ट को एक्सेस करना होता है तो इसका जो परमालिंक बनता है, परमालिंक क्या होता है, इसका यूआरएल, ये जो यूआरएल होता है ये, ठीक है, ये सारे का सारा इस पोस्ट का यूआरएल होता है। और इस पोस्ट के यूआरएल में आ रहा है 2020, फिर 08 और फिर 31। ये क्या है, ये एक डेट है जिस डेट को ये पोस्ट पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूं कि एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स के फौरन बाद इस पोस्ट का जो नेम है वो आए, बजाय इसके कि वो डेट को भी मेंशन करें यहाँ पे, कि जी पूरी डेट लिखने का हमें क्या फायदा। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स की नौयत मुख्तलिफ होती है। कभी कभार हम क्या कर रहे होते हैं कि एक वेबसाइट ऐसी होती है जिसके ऊपर हम हर 1 घंटे बाद कोई ना कोई नई पोस्ट पब्लिश कर रहे होते हैं। तो वहां पे ए सेम डेट के अंदर बहुत सारी पोस्टें आ जाती हैं, तो उनके अंदर हमें डेट वाला सिनेरियो रखने की जरूरत नहीं है। परमालिंक स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि सिंपल नाम के साथ, उसके टाइटल के साथ उसको कॉल करते हैं। तो ये परमालिंक स्ट्रक्चर को अगर चेंज करना हो हमने अपनी वेबसाइट के, तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हम जाएंगे अपने सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग के अंदर ये परमालिंक्स का सेक्शन होगा। इसी इसी जो ये हमारी पोस्ट है, इसी को अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ SEOgrowth.tools/iPhone 7, और ये सारे का सारा सेक्शन मैं रिमूव करना चाहता हूँ अपने यूआरएल में से, तो मैं परमालिंक सेटिंग्स के अंदर जाऊंगा, और मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आ जाएंगे। अभी जो स्ट्रक्चर सिलेक्टेड है वो है डे एंड नेम। इसका मतलब ये है कि परमालिंक के अंदर हमारी डेट आया करेगी और नेम आया करेगा, जैसे अभी आ रहा है डेट और उस पोस्ट का नेम। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करके सिर्फ पोस्ट नेम कर देता हूँ, ठीक है, पोस्ट नेम कर दूंगा तो क्या होगा, अब मैं सेव चेंजेस करता हूँ इसको। अच्छा, इसका एक और नुकसान भी है, मैं आपको बताता हूँ।
मैंने पोस्ट नेम करके इसको आके इस पेज को जब रिफ्रेश किया तो अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है इस पेज के ऊपर जो आपका यूआरएल आपने दिया था उस पेज के ऊपर पेज कैन नॉट बी फाउंड, कोई कंटेंट नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब यह है कि इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करके अब जितने भी लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रहे थे वो सारे के सारे अब इस पेज पे आएंगे और वो कहेंगे कि पेज नॉट फाउंड। तो इससे बचने के लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो तरीका ये है कि हम वेबसाइट की लाइफ के स्टार्ट में ही अपना परमालिंक का स्ट्रक्चर एक दफा सेट कर लेते हैं और जब तक उस वेबसाइट की जिंदगी है हम परमालिंक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते। जब रखते हैं सेट करते हैं तो बड़ा सोच के रखते हैं और उसके बाद हम उसको चेंज नहीं करते। ठीक है, डे एंड नेम में डे और नेम आ जाएगा, मंथ एंड नेम में मंथ और उस पोस्ट का नेम आ जाएगा, न्यूमेरिक में वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू उसको जो है वो दे देगा। और अगर आप खुद से कस्टम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से अवेलेबल टैग्स आपके पास मौजूद हैं। आप अगर ईयर भी लिखना चाहते हैं उस पोस्ट के यूआरएल के अंदर, आप अगर मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड, पोस्ट की आईडी, पोस्ट का नेम, कैटेगरी और ऑथर भी उसके अंदर मेंशन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसका परमालिंक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करेंगे। और अब दोबारा से अगर मैंने अपनी उसी पोस्ट के ऊपर जाना हो तो ये मेरी पोस्ट है, मैं इस पेज को जरा रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अपडेट हो जाए। अब मैं आईफोन 7 वाली पोस्ट को जब मैं व्यू करूंगा तो मेरे पास अब जो लिंक खुलेगा, देखें जरा क्या खुल रहा है, seogrowth.tool/iphone 7। और अब मेरे पास ये आईफोन 7 का जो कंटेंट है वो भी मौजूद है। परमालिंक स्ट्रक्चर के अंदर किसी को कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं परमालिंक्स क्या होते हैं और हम इनके स्ट्रक्चर को कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसमें किसी को कोई मसला है तो बता दो। क्लियर है जी सब लोगों को? अच्छा जी, डन। ओके, ये ऑनलाइन सर्वर पे ही किया है बेटा, ऑनलाइन पे ही कर रहा हूं मैं। सेम सेम तरीके हैं ऑनलाइन पे भी और लोकल पे भी। ये जो मैं वर्डप्रेस की डैशबोर्ड की सेटिंग बता रहा हूँ ये सारी की सारी सेम है दोनों पे। सर अभी तो आपने कहा कि चेंज नहीं करना, अभी वेबसाइट का स्टार्ट है ना, इसलिए आप स्टार्ट में चेंज कर सकते हो लेकिन उसके बाद जब आप कंटेंट डाल देते हो और उस वेबसाइट की एसईओ कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपने परमालिंक स्ट्रक्चर को बार बार चेंज नहीं करना। उससे आपका क्या होगा कि जितनी भी ट्रैफिक होगी सारी की सारी वो आपकी जाया हो सकती है। वो इसलिए बोला था मैंने कि जब आप वंस यू हैव सम ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट देन डोंट चेंज द परमालिंक स्ट्रक्चर, ताकि आपकी जो सारी ट्रैफिक है वो जाया ना हो जाए। सर आपने बोला चेंज नहीं होगा, क्या नहीं चेंज होगा अल्लाह के बंदो? और चेंज जब मर्जी कर लो लेकिन आपको मैं मशवरा दे रहा हूं कि चेंज नहीं करना। स्टार्ट में उसको सेट कर लें एक दफा जो भी आपका परमालिंक स्ट्रक्चर है, उसके बाद बार बार उसको चेंज नहीं करते हम। ठीक है, क्योंकि एक बंदा जो है वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आ रहा है, उसको तो उसी लिंक का पता है ना कि आपकी वेबसाइट इसी लिंक पे चलती है या आपकी पोस्ट इसी लिंक पे चलती है। अब आपने उस लिंक से कंटेंट को हटा दिया, नए किसी लिंक के ऊपर डाल दिया तो वो उसको पेज नॉट फाउंड ही नजर आएगा। ठीक है, तो आपकी सारी ट्रैफिक जो है वो जाया होगी। जी जी पूछें। डे एंड नेम बेस्ट है क्या? नहीं जी, ये डिपेंड करता है आपके ब्लॉग के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर, कि उसके ऊपर जो कंटेंट है वो कितनी देर बाद या कैसा कंटेंट पब्लिश होता है, तो आप उसके मुताबिक अपना परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो सेट करते हैं। सर पिक्चर पर जो लिंक लगाया वो नेक्स्ट पेज पर ओपन हो वो कैसे करते हैं? वो मैंने अभी बताया, मैं दोबारा से बता देता हूँ। सर लिंक्स, परमालिंक्स, यूआरएल आर द नेम्स ऑफ सेम थिंग। यस बिल्कुल सेम थिंग्स हैं,
सर इन सब में से कॉमनली कौन सा मेथड यूज होता है? डेट विद नेम और ओनली नेम? ओनली नेम, ये पोस्ट नेम वाला सबसे कॉमन है। एडवांस में जाकर मैं दोबारा से बता देता हूँ जी। ये पोस्ट है जी, ये पोस्ट ओपन हुई है। मैं चाहता हूँ कि इसका जो है वो इसके ऊपर क्लिक करें तो वो न्यू टैब में ओपन हो, जैसे अभी हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया वो मैं बता देता हूँ। एडिट पोस्ट करता हूँ यहाँ से मैं। तो ये इमेज है जो मैंने यहाँ पे एम्बेड किया है। ठीक है, इसको एडिट करने का ऑप्शन ये है, ये एडिट किया यहाँ से, तो ये इसकी एडिटिंग ऑप्शंस जो हैं वो खुल गए। यहाँ पे मैंने इसका यूआरएल लगा दिया और ये नीचे एडवांस ऑप्शन है, इसको बंद भी कर सकते हैं आप लोग और इसको यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। ये है जी ओपन लिंक इन न्यू टैब। इसको चेक कर दोगे तो न्यू टैब में ओपन किया करेगा, अगर नहीं चेक करोगे तो सेम टैब में ओपन कर दिया करेगा। बस इतना सा काम है, अपडेट कर दो। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं। मजे की बात यह है कि आप लोग जितना भी काम यहाँ पे करते हो उसका टेक्स्ट फॉर्म, मतलब उसकी HTML यहाँ पे बनती रहती है। ये देखें जरा, वो जो हमने इमेज के ऊपर जो है वो लिंक लगाया है ना, तो ये देखें ऐसे ही लगाते होते थे ना हम। ये सारा एंकर टैग हो गया, जहां पे हम कीवर्ड लिखते थे वहां पे हमने इमेज लगाना है। ठीक है, इमेज कैसे लगाना है वो देखें जरा। इमेज, फिर उसका सोर्स दिया, ये सारे का सारा ये उसका सोर्स है। उसकी विड्थ सेट कर दी और उसकी हाइट सेट कर दी, इतना सा काम। ठीक है, और ये टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ये प्रॉपर्टी क्यों लगी है? क्योंकि नेक्स्ट ऐप के अंदर ओपन करना है। मैं लेट सपोज यहाँ से इसकी वो अनचेक कर देता हूँ। एडवांस ऑप्शन में जाके मैंने इसको अनचेक करके अपडेट कर दिया। अब जब मैं इसके टेक्स्ट में जाऊंगा ना, तो देखें जरा, अब वहां से वो जो अनचेक वाली टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक वाली जो प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये बैकएंड के ऊपर आपको इसका सारे का सारा टेबल्स बने हुए हैं। तो ये टेबल के TR TD ये जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ डिटेल के अंदर। सेल स्पेसिंग है, सेल स्पेसिंग 0 रखी हुई है। ये रो स्पैन 2 का दिया हुआ है, सेल स्पेसिंग 0 की है, रो स्पैन 6 का है। ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं HTML के अंदर। तो आप लोग यहाँ से तो डिजाइन व्यू में काम कर रहे होते हो, लेकिन उसकी HTML बैकएंड के ऊपर वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा होता है। अब पूछो किसने पूछना है HTML कहाँ लगाते हैं, पता लग गया? ठीक है, और किसी को कोई मुश्किल, कोई सवाल किसी का? पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए कौन सा परमानेंट सेट करें? नेम वाला ही कर लो अल्लाह के बंदो। सर एडवांस सेटिंग ओपन नहीं हो रही। अल्लाह, क्यों नहीं हो रही भाई, क्या मसला आ रहा है? सर मेन्यू बार की पोजीशन को किसी और जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं, प्लीज बता दें। देखो मैंने जिशान बताया आपको कि आप लोग जो सोच सकते हो ना वो कर सकते हो। अभी आपने वर्डप्रेस का 2% भी नहीं पढ़ा, ठीक है, 1% भी कंप्लीट नहीं पढ़ा। तो अभी थोड़ा सा धीरज रखो जरा, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। मैं एक दिन में तुम लोगों को सारा कुछ नहीं पढ़ा सकता, लेकिन ये मैं वादा कर सकता हूँ कि जब तुम लोग यहाँ से जाओगे तो कोई इस तरह के सवाल तुम्हारे जहन में नहीं होंगे और इस तरह की कंफ्यूजन नहीं होंगी तुम्हारे जहन में। सर वर्डप्रेस तो वाला है, HTML कोड भी खुद ही बना रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये सारे का सारा HTML कोड ही नहीं बल्कि बैकएंड के ऊपर जो डेटाबेसेस यूज करते हैं हम लोग, वो भी ये खुद मैनेज करता है। ठीक है, और उसको भी खुद से अपडेट करता है। उसके अंदर जितने रिकॉर्ड्स डालने होते हैं, जितने टेबल्स डालने होते हैं, वो ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। अभी इनबॉक्स देखने का टाइम नहीं है यार, फिर बाकी सब लोगों का जो प्रॉब्लम है वो आ जाता है। अगर है आप लोगों का वो, अगर लाइव आ सकते हो मेरे साथ तो लाइव आ जाओ क्लास में, ये मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा जी, ये हीरा है, हीरा ने कुछ सेंड किया है, देखते हैं जी क्या किया है। ठीक है, कल वाली वर्किंग भेजी है। जो मसला है वो मुझे नहीं पता, आपने क्या मसला है आपका। और किसी का मैसेज नहीं आया। अगर कोई लाइव आ सकता है तो लाइव आ जाए, उसके प्रॉब्लम मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, आगे चलें जरा। और सर हो गया।
तो तरीका वही है बेटा, बस आपके कुछ वो क्लिक्स वगैरह में मसला होता है। अभी कल किसी का मैसेज आया था मुझे, और मैं सारा उसको जुबानी फोन पे बता रहा हूँ कि जी ऐसा नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। पेजेस क्रिएट नहीं किए थे, और वो मेन्यू के अंदर जो है वो ढूंढ रही थी कि मेन्यू के अंदर हमने उसको कैसे एडअप करना है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें होती हैं जिसको थोड़ा सा पहले खुद से प्रैक्टिस कर लिया करो, बजाय इसके कि पूरी क्लास के सामने आके हम रोला डाल दें और मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा। पहले ट्राई किया करो, ठीक है। आपका मैसेज नहीं आया मुझे फहद। आ गया, एक मिनट में। वो रिक्वेस्ट के अंदर है असल में। लें जी, आपका मसला ये है बेटा कि आपने क्लासिक एडिटर का एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल नहीं किया। आपका जो एडिटर है वो दूसरा है। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, आपका प्रॉब्लम भी देख लिया मैंने, उसके लिए लाइव आने की जरूरत नहीं है आपको। आपने सिंपल ये करना है बेटा कि प्लगइन्स के अंदर जाना है और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। सेल नंबर किसी के पास भी नहीं है, वो इसी पे मैसेंजर पे आप लोग कांटेक्ट करें। कोशिश किया करें यहीं पे सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के सॉल्व हो। अच्छा, प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च बार में लिखना है क्लासिक एडिटर, ठीक है। क्लासिक एडिटर और सर्च करना है। तो ये क्लासिक एडिटर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, उसको इंस्टॉल नाउ करें और एक्टिव के ऊपर क्लिक कर दें। तो वो आपका जो सारे का सारा सिनेरियो है वो ऐसा हो जाएगा जिस तरह का हम लोग कर रहे हैं, जैसे एडिटिंग हम लोग कर रहे हैं वैसे ही आपकी हो जाएगी। चलें जी, आ जाएं ज़रा। नेक्स्ट चीज़ें जो है, ये दो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, एक है कैटेगरीज और एक है टैग्स। सर मेरी परमालिंक की सेटिंग प्लेन है, वो तो ठीक है, जैसे मर्जी आपकी। आप लोग प्लेन यूज़ करना चाहते हैं, आप पोस्ट नेम यूज़ करना चाहते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। सर पासवर्ड ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। ऐप का नेम बता दें। ऐप का नेम था लास्ट पास, LAST, लास्ट और पास, ये उस ऐप का नेम है जो गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है। और कोई सवाल रह गया है तो बता दें, मैं उसका पहले जवाब दे लेता हूँ, फिर उसके बाद हम वर्डप्रेस पढ़ लेते हैं। और किसी की कोई कंफ्यूजन? अब आ जाए जरा कैटेगरीज के ऊपर। कैटेगरीज कल भी कुछ क्रिएट की थी और आज दोबारा से इसको जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अली एक्सप्रेस पे जाते हैं हम लोग और इनकी मेन वेबसाइट खोलते हैं। मैं यहाँ से कोई चीज़ बाय करना चाहता हूँ और वो चीज़ है कोई ज्वेलरी आइटम है। तो यहाँ पे ये देखें इनकी कैटेगरीज लगी हुई है। वुमेन्स फैशन, ठीक है। मेंस फैशन, उसकी ये सब कैटेगरीज है। ये वुमेन्स फैशन की सब कैटेगरीज है। ये फोन्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की सब कैटेगरीज हैं, इसमें भी मेरी वो चीज़ लाए नहीं करती, तो मुझे इनमें से किसी भी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कंप्यूटर एंड ऑफिस में, तो कंप्यूटर एंड ऑफिस में भी ज्वेलरी आइटम नहीं आएगी। ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आ गई ज्वेलरी एंड वॉचेस। तो यहाँ से अगर मुझे कोई वॉच खरीदनी है तो मैं अब कहाँ जाऊँगा? ये फाइन ज्वेलरी आ गई, वेडिंग एंड एंगेजमेंट आ गई, ये मैन वॉचेस आ गई। अब मैंने इसकी भी सब कैटेगरीज है, तो जो भी खरीदना है, मैकेनिकल वॉच खरीदनी है, क्वार्ट्स वॉच खरीदनी है, स्पोर्ट वॉचेस खरीदनी है, तो मैं स्पोर्ट्स वॉचेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब मुझे जो भी प्रोडक्ट्स नजर आएंगी वो सारी की सारी स्पोर्ट्स वॉचेस के रिलेटेड होंगी। इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट मुझे नजर नहीं आएगी। उसी की प्राइस, उसी की देखेंगे कि रिव्यू क्या है, कितने वो सोल्ड हो चुके हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह हर, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो इस कैटेगरी को असाइंड है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स को या फिर अपनी पोस्ट को हम कैटेगराइज करने के लिए रैंडम, हम जो है वो उसको
कह लो कि उसकी सेग्रीगेशंस करने के लिए, सेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कैटेगरीज का नाम देते हैं और कैटेगरीज हम उनको असाइन कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएंगी, कंट्री की सारी प्रोडक्ट्स कंट्री में आ जाएंगी। यहाँ पे मैं फूड की कोई जो है वो कैटेगरी बना लेता हूँ, तो फूड में ये कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ऐड न्यू कैटेगरी यहाँ पे खुल जाएगा। तो फूड ऐड न्यू कर दिया मैंने। फिर इसके अलावा होम एंड किचन की कोई कैटेगरी क्रिएट क्रिएट कर लेते हैं, तो इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर लिया। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज, इनके अंदर हम पोस्टें करते जाएंगे और उनको कैटेगरीज असाइन करते जाएंगे। उसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 15.me है, तो इसके WP एडमिन में चलते हैं जरा, अगर मुझे इसका पासवर्ड याद हो तो। उम्मीद तो है कि पासवर्ड ब्राउजर ने याद रखा होगा। हाँ जी, चलें लॉगिन करते हैं। तो इसकी ये पोस्ट वाला सेक्शन है। तो पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर ये देखें जरा, अभी नीचे जो है, अगर नजर आ रही हैं आपको, टॉप वर्ल्ड कोट्स दैट विल ट्रूली इंस्पायर यू इन 2020, ठीक है। फिर 80 फेमस कोट्स, बेस्ट कलेक्शंस ऑफ इंस्पिरेशनल कोट्स अबाउट सर्विस, तो उसको जो कैटेगरी असाइन की गई है वो है इंस्पायरेशनल कोट्स। 150 बेस्ट कोट्स अबाउट डिप्रेशन, तो दैट दैट विल हील यू फील बेटर, तो उसको मोटिवेशनल कोट्स की उसने कैटेगरी असाइन कर दी है। एंग्जाइटी कोट्स दैट विल रिलीफ यू, तो लाइफ पीस एंड डेथ कोट्स, इस तरह की चीजें आ गई। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जरा। तो इसी तरह उसके जो है वो आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये टाइटल है ईद उल फितर एंड ईद मुबारक विशेस, तो ये इसके जो कैटेगरी है वो है इवेंट विशेस एंड कोट्स। तो ये उसके टैग्स लगे हुए हैं, ठीक है। और मोस्ट पावरफुल बुद्धा कोट्स, वो जो महात्मा बुद्धा थे उनकी जो कोट्स हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। फिर इंस्पिरेशनल कोट्स कुछ और हैं, और मार्टिन लूथर किंग की कोट्स हैं, तो उनको कैटेगरीज असाइन की गई। मतलब एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल पोस्टें हमारी जो हैं वो लाई कर रही हैं। तो इस ये क्यों करते हैं हम, अपनी जो वेबसाइट है उसकी सेग्रीगेशन करने के लिए और वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस बनाने के लिए, ताकि अगर लोग इंस्पिरेशनल कोट्स के ऊपर क्लिक करें तो इंस्पिरेशन वाली सारी की सारी पोस्टें शो हो जाएं, और अगर मोटिवेशनल कोट्स के ऊपर क्लिक करें तो मोटिवेशनल कोट्स जो हैं वो शो हो जाएं। तो कैटेगरीज का ये मकसद है हमारे पास कि हम अपने कंटेंट को जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन कर सकें, और कंटेंट की नीश के मुताबिक, कंटेंट की नेचर के मुताबिक हम उसके सेक्शंस क्रिएट कर सकें। सर ये ग्रीन डॉट एंड डार्क डॉट किस चीज के ऑनलाइन और ऑफलाइन होने को शो कर, नहीं जी, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले डॉट्स नहीं है, हम इसको बोलते हैं आम जुबान में ऑन पेज एसईओ, ठीक है। तो हमारे पास एक प्लगइन होता है योस्ट के नाम का, जो आइडेंटिफिकेशन करता है कि इसका एसईओ स्कोर कितना है। ग्रीन है तो इसका मतलब एसईओ स्कोर ठीक है, और ये जो पोस्ट है ये गूगल के अंदर रैंक होने के लिए रेडी है, ठीक है। चलें जी, फिर उसके बाद टैग्स की बात करते हैं। टैग्स हम ऑलरेडी इसके साथ काफी फेमिलियर हैं, क्योंकि हमने टैग्स को पढ़ा था कि ये जो टैग्स हैं फाइबर के अंदर क्या काम करते हैं, और फाइबर में हमें किस काम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन टैग्स को यहाँ पे ऐड अप कर देते हैं, और इन टैग्स को देन हम अपने पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इनको जरूरी नहीं है यहीं से क्रिएट करना है, आप लोग इनको यहाँ से भी आल पोस्ट के अंदर जाके जब आप लोग क्रिएट करते हो, किसी पोस्ट को एडिट करते हो, ये अगर मैं यहाँ से किसी पोस्ट को एडिट करूं, जैसे ये है, इसके अंदर टैग्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं इसको एडिट करता हूं। मैं बताता हूँ जी, सब कैटेगरीज ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई डोंट नो कि आप तब कहाँ थे। तो यहाँ से आप लोग सिंपल टैग का नाम लिखें और उस टैग को ऐड कर दें।
उससे फायदा ये होगा कि जब भी कोई आके ईद लिखेगा या ईद 2020 लिखेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर आके सर्च बार में, तो उसको ये वाली पोस्ट जो है वो शो हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। क्लियर है जी सब लोगों को? कैटेगरीज और टैग्स को हम कोलेक्टिवली टेक्सोनमीज का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं जी? टेक्सोनमीज का नाम देते हैं। और टेक्सोनमीज किस लिए यूज होती हैं? अपने कंटेंट को इजीली एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट के कंटेंट को इजीली एक्सेस करने के लिए, यूजर की एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ईज उसके अंदर पैदा करने के लिए। अब सब कैटेगरीज की बात कर रहे थे, तो बेटा सब कैटेगरीज भी कैटेगरीज के अंदर से ही ऐड ऑन करनी है। तो यहां से हमने क्या करना है, उस कैटेगरी का नाम लिखना है जो भी सब कैटेगरी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बर्गर्स, ठीक है। तो इसकी सब कैटेगरी में रख देता हूँ फूड, कि फूड की सब कैटेगरी जो है, इसकी जो पेरेंट कैटेगरी है मैंने सेट कर दी फूड, फूड की सब कैटेगरी बर्गर्स हुआ करेगी। और मैं इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ, तो ये बर्गर जो है वो फूड के नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, सब कैटेगरीज भी बनानी आ गई। आगे चलें अब जरा, अब चलते हैं हम मीडिया के ऊपर। अच्छा, मीडिया आप लोगों को पता है कि मीडिया क्या होता है, कि आपकी जितने भी इमेजेस हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर हम अपलोड करते हैं, या फिर हम टेक्स्ट की बात करते हैं, या फिर सॉरी टेक्स्ट को कह रहा हूँ, वीडियोस की बात करते हैं, या फिर हम कोई पीडीएफ फाइल अपलोड करने की बात करते हैं, तो जितना भी मीडिया है वो हम लोग यहाँ से अपलोड किया करेंगे। ठीक है, ऐड न्यू, सिलेक्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसको हम अपलोड करके रख लेते हैं यहाँ पे कहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर इसमें से कोई भी पिक्चर लगा लें, इसको आपने कहीं पे भी यूज करना है, आपने अपलोड कर लिया मीडिया के अंदर, इसको आपने कहीं पे यूज करना है, तो ये इसका यूआरएल बन चुका है। ठीक है, इस यूआरएल को आप लोग कहीं पे भी एम्बेड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं कहीं पे। अगर मुझे, ये मैंने मीडिया में अपलोड कर दिया ना इसको, अगर मुझे इसको अब किसी पिक्चर किसी पोस्ट के अंदर इस पिक्चर को एम्बेड करना है, तो मैं जाऊंगा आई लव पाकिस्तान को, अगर मैं एडिट करता हूँ, या हेलो वर्ल्ड को एडिट करता हूँ, इसके अंदर मैंने उस पिक्चर को यूज करना है अब। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से क्लिक करूंगा जहां पे मैंने पिक्चर को जो है वो एम्बेड करना है, एंटर करके निचली लाइन में ले जाते हैं, ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें जरा, ये मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ये पिक्चर ऑलरेडी अब एग्जिस्ट कर रही है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इंसर्ट इनटू पोस्ट कर दिया। हाँ जी, होते हैं शो, बिल्कुल होते हैं। तो ये पिक्चर एम्बेड हो गई, और इसको हमने सेंटर लाइन करना है, सेंटर लाइन कर दें, राइट लाइन करना है, राइट लाइन करके इसको अपडेट कर देते हैं। तो अब इसको ये देखें, SEO.tool/hello world। हेलो वर्ल्ड क्यों? क्योंकि हमने इसका जो परमलिंक स्ट्रक्चर था वो क्या रख दिया था, कि वो उसको हम नाम से पुकारा करेंगे। ठीक है, तो अब देखें उसको हम नाम से पुकार रहे हैं, तो वो अब ये पिक्चर जो है हमारे पास इस फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो मीडिया का जो किरदार है वर्डप्रेस के अंदर, ये वो वाला मीडिया नहीं है जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बल्कि ये हमारा अपना मीडिया, जिसके जरिए हमने अपनी जितनी भी पिक्चर्स हैं, जितनी भी जो रंगीनियां हैं हमारी वेबसाइट की, वो मीडिया के अंदर जो है वो आएंगी। सर टेक्सोनमी के स्पेलिंग ये नहीं है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये देखें, TAXONIMIES, टेक्सोनमीज। ठीक है, इन वर्डप्रेस। ठीक है जी, ये taxonomies WordPress within the WordPress is a way of grouping posts together based on a select number of relationships. By default, a standard post will have two taxonomies types. कौन-कौन सी हैं? Called categories and tags. So, which are a handy way of ensuring related content on your website, is a easy way to the visitors to find that content. देखें, हमने अपनी ये जो, अब जैसे मैं अगर क्यूटीन की बात करता हूँ, मैं इसका मेन पेज आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ, या फिर मैं आपको dapper.reviews पेज खोल के दिखा देता हूँ। अब डैपर पे एक बंदा लैंड किया और उसको जो है इसके जो मेन पेज है उसके ऊपर होम एंड किचन का एक सेशन जो है वो सेक्शन है, और एक जो है वो मशीनरी का सेक्शन है। अब उसको जो चीज खरीदनी है ना, वो है अपनी, अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ करे, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज।
तो वो ना तो होम एंड किचन में लाया कर रही है और ना ही वो मशीनरी की सेक्शन में लाया कर रही है। तो उसके लिए उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखें लिंक्स लगाए हुए हैं कि अगर आपने मशीनरी में जाना है ये करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है यहाँ पे क्लिक कर दें, फैशन की कोई प्रोडक्ट है, हेल्थ की कोई प्रोडक्ट है खरीदनी है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, ऑटो की कोई प्रोडक्ट है, ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज खरीदना चाहता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए थोड़ी सी इजीनेस हो गई, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जब क्लिक किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जितनी कंटेंट था वो मेरा सारे का सारा मुझे मिल गया। फिर उसके बाद अगर मशीनरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मशीनरी के रिलेटेड जितनी आइटम्स होंगी वो मुझे मिल जाएंगी, और मेरा जो वेबसाइट के ऊपर आने का मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। अब जब मैं मशीनरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई प्रोडक्ट शो नहीं होगी, बल्कि ना ही मुझे होम एंड किचन की कोई प्रोडक्ट शो होगी। अब मैं होम एंड किचन के ऊपर जाता हूँ तो उसमें एक सब कैटेगरी लॉन एंड गार्डन की भी है। अच्छा, मैं होम एंड किचन पे गया तो अब देखें ये सारी वो चीजें हैं जो घर पे हमने इस्तेमाल करनी होती हैं या किचन के अंदर इस्तेमाल करनी होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लॉन एंड गार्डन, तो मतलब ये कि हमने अपनी वेबसाइट के कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस बनाए हुए हैं ताकि यूजर आए और आसानी से अपने डिजायर्ड कंटेंट को एक्सेस कर सके, सर्च कर सके और उस तक पहुंच सके। फिर उसके बाद एक और जो आसान सेक्शन है वो है मेन पेज के ऊपर आके, बजाय इसके कि हम कैटेगरीज के अंदर जाएं और वो सारे का सारा काम करें, हम क्या करते हैं, ये सर्च बार एक लगा हुआ है, इस सर्च बार के अंदर मैं कोई भी कीवर्ड लिखता हूं जिसको मैं सर्च करना चाहता हूं कि वो इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है या नहीं। स्टड फाइंडर एक एक जो है वो प्रोडक्ट है मशीनरी की, मैं उस जो है एंटर करता हूं लिख के। अच्छा, इसके ऊपर नहीं है वो, सॉरी, वो सब्सक्राइब पे मैंने आर्टिकल डाला था, उसका सर्च रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। इसके ऊपर हम लेट सपोज क्या सर्च करें, क्या करें जी, हम करते हैं जी, वो कैमरास थे, कैमरास, कैमरा लिखता हूँ मैं, सर्च किया तो अब कैमरा के रिलेटेड जितना भी कंटेंट मेरे इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद होगा ना वो सारे का सारा आ जाएगा। तो पहली पोस्ट आई टॉप 5 बेस्ट 4K सिक्योरिटी कैमरा रिव्यूज इन 2020। अब मैं जब आया हूँ ना यहाँ पे, अब मैं आया हूँ टैग को सर्च करके। अब मैंने अगर मेरे पास जो चीजें आएंगी, मेरे पास जो कंटेंट आएगा, इस पोस्ट के अंदर मैंने टैग कैमरे का लगाया हुआ होगा तो ये जो पोस्ट है मेरे सर्च में रिजल्ट में शो होगी, वरना नहीं होगी। तो मेरा यूजर जो है वो इस पेज के ऊपर लैंड कर जाएगा और यहाँ से आके जो भी उसकी डिजायर्ड प्रोडक्ट होगी वो सब प्रोडक्ट्स को एक दफा रिव्यू करेगा, उनके फीचर्स पढ़ेगा, उनके प्रोज एंड कॉन्स देखेगा, उसकी पिक्चर देखेगा दिखने में कैसे लगते हैं, और अपने लिए उसको जो बेटर प्रोडक्ट लगेगी वो उसको यहाँ से बाय कर लेगा। एंड दैट्स ऑल। हाउ टू एम्बेड सर्च बार। हाय, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी हैं कम निकले। अब आ जाओ जरा सर्च बार की तरफ कि सर्च बार क्या है, कैसे एम्बेड करेंगे एंड सो ऑन। इसको मैं बंद कर रहा हूँ अभी क्यूटीन को। क्यूटीन पे भी सेम वही चीजें हैं, आप लोगों को मैंने बताया कि मोटिवेशनल कोट्स, फ्रेंडशिप कोट्स, फनी कोट्स, तो इनकी ये कैटेगरीज बना दी गई हैं। जो भी कोट्स यूजर आके फेच करना चाहता है, सर्च करना चाहता है तो वो यहाँ से कर सकता है। अब सवाल आया इकरा का, और इकरा कह रही है कि हाउ टू एम्बेड सर्च बार। अपीयरेंस के अंदर एक सेक्शन है विजेट्स का, और ये जो सेक्शन है ये थीम टू थीम अलग अलग सेक्शन होता है। इसमें ऑलरेडी एक सर्च बार एम्बेडेड है हमारे, ये जो ब्लॉग साइड बार वाला सेक्शन है। इसमें विजेट्स के अंदर मैं अगर थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करूं तो यहाँ पे कुछ बने बनाए विजेट्स हैं जो हम लोग इन सेक्शंस के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ये फुटर 1 है और ये फुटर 2 का एरिया है। मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि हमारे पास यहाँ पे एक कैलेंडर का विजेट है, ये इस कैलेंडर के विजेट को मैंने ऐसे ड्रैग किया और ये फुटर 1 के अंदर ला के रख दिया, या फिर मैंने फुटर 2 के अंदर ला के रख दिया। ये इसका नाम मैंने रख दिया कैलेंडर, कैलेंडर 2020, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया सेव। और यहाँ पे आगे मैंने दोबारा से अपनी वेबसाइट को सर्च किया, की नासिस, ये जी seogrowth.coach, ठीक है। अच्छा, फुटर में जाके हमने एंटर किया था ना, तो फुटर देखते हैं जरा कितने गया फुटर। ये फुटर है, तो ये देखें, ये फुटर 2 का एरिया था, उसके अंदर ये कैलेंडर जो है वो एम्बेड हो चुका है। ये फुटर 1 का एरिया था, इसमें ऑलरेडी आर्काइव्स और कैटेगरीज वाला सेक्शन
और मेटा वाला सेक्शन आ रहा था, इस वजह से मैंने इसको इसमें इम्बेड नहीं किया। अगर मैं सर्च बार को उठा के भी फुटर पे रखना चाहता हूँ कि फुटर में आके लोग सर्च कर सकते हैं, तो ये फुटर में रखा, आके इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो ये देखें अब जरा, ये सर्च बार जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली इम्बेड हो गया हमारे कैलेंडर के बिल्कुल ऊपर। और कोई सवाल? क्यूटीन आपकी वेबसाइट है? ओ भाई मेरी है, तो मैंने लॉगिन की है। सर जब डैशबोर्ड सर ना ओपन किया तो सर, अच्छा चलें ठीक है जी, ओके, यहाँ तक बात क्लियर कंप्लीट। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपने और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर आपने ये HTML एम्बेड करनी हो कहीं, ये फुटर 1 के एरिया में कहीं पे कस्टम HTML लगानी है ना, तो जितना भी HTML के अंदर कोड करना है आप यहाँ पे मतलब HTML का टैग जो है वो स्टार्ट कर लें, ठीक है। और या आपने आपने उसमें किया है ना, अपने वो जो है सबलाइन टेक्स्ट, उसके अंदर आप लोगों ने HTML का कोड तो किया ही है, तो आप लोग यहाँ पे उसको एम्बेड कर दें, पेस्ट कर दें, जो भी आपने वहाँ पे चीज बनाई है वो यहाँ पे करके, तो इसमें जितना भी काम कर सकते हैं आप लोग करें, बॉडी का टैग लिखें, हेड का टैग लिखें, वो सारे का सारा काम आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अभी फिलहाल में इसकी जरूरत हमें नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिर वीडियो लगानी है अगर, तो ये वीडियो है, इसको उठाएं और यहाँ पे लगा लें, या फिर इधर नहीं लगाना तो इधर लगा लें। ये वीडियो है, ये ऐड वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, वीडियो आप लोग यहाँ से लगाना चाहते हैं या फिर यूट्यूब से कहीं लगाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से, हमने क्या लिखा था, ई रोजगार लिखा था ना, ई रोजगार यूट्यूब, तो ई रोजगार की कोई यूट्यूब चैनल हमारे पास अगर मिलता है तो हम उसकी वीडियो उठाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे, दैट्स ऑल। तो कोई आई फ्रेम का टैग और ये वो सारा कुछ नहीं करना। ये मैंने कॉपी किया इसका जो URL था यहाँ से, ये वीडियो का। अभी फिलहाल इसको बंद करें, यहाँ पे आके इसको एम्बेड करते हैं और ऐड टू विजिट कर देते हैं। ठीक है, ये सेव कर दिया मैंने इसको। वीडियो का टाइटल अगर आपने कोई रखना है तो आप लोग रख सकते हैं। इसको फुटर 2 में सेव किया है, तो रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारी जो पिक्चर है, वीडियो है, वो हमारे जो वेबसाइट है उसके अंदर एम्बेड हो चुकी है। क्लियर? अच्छा जी, क्या पढ़ रहे थे हम, और कौन कौन से सवाल आ गए हैं अब? यार सारा कुछ हो जाएगा, यहाँ पे हो गया ना, उधर भी हो जाएगा। तो हर चीज को टॉप पे लेके आना है। ये जिशान साहब ने पहले कह रहे थे टाइटल को टॉप पे लेके आना है, अब वो कह रहे हैं कि मैंने सर्च बार को टॉप में लेके आना है, तो कैसे करेंगे? कर लेते हैं जी, वो भी कर लेते हैं। सर पेज पर जो लिंक्स आ रहे होते हैं FB के, इंस्टा के, एटसेट्रा, वो कैसे करते हैं? सारा कुछ लगेगा यार, सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो। हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ सर्च बार? सर क्यूटीन का पासवर्ड मिल सकता है? देखो जी, इसको पासवर्ड दो जरा। सर इस वेबसाइट से अर्निंग किस तरह होती है? ना कोई सेल ना कोई परचेज। बता देता हूँ जी सर, पोर्टफोलियो का लिंक भी इधर से, पोर्टफोलियो का लिंक, हाँ जी इधर से दे सकते हैं। हाँ मैं बाबर तुम्हें इनबॉक्स कर देता हूँ, क्यूटीन क्या, मैं तुम्हें अपने सारे बिजनेसेस के पासवर्ड भेज देता हूँ इनबॉक्स में ना, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा बहरहाल, आ जाए जरा इधर। सवाल था इंजीनियर अली गौहर साहब का, और वो पूछ रहे हैं कि सर क्यूटीन से आप कैसे अर्न करते हैं? तो क्यूटीन, मैंने आप लोगों को बताया था, एक ब्लॉग वेबसाइट है,
और ब्लॉग वेबसाइट से हम कैसे अर्न करते हैं कि जो है अपनी सारी की सारी जो एड्स हैं, एक नेटवर्क है एडसेंस उसको बोलते हैं, और उस एडसेंस के नेटवर्क के जरिए क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक, तो सारी बात है, जनरेट करते हैं, और उसकी एसईओ करके लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर कोड्स पढ़ने के लिए आते हैं या कोड्स को कॉपी करने के लिए आते हैं अपने स्टेटस पे लगाने के लिए एंड सो ऑन। तो यहाँ पे उनको देखने को मिलती हैं कुछ एड्स जो गूगल से होती हैं, और वो उन एड्स के ऊपर क्लिक भी करते हैं, उनके ऊपर उनको व्यू भी करते हैं, और उनमें से कुछ चीज़ें खरीदते भी हैं। खरीदें या ना खरीदें वो हमारी सरदर्द नहीं है, लेकिन गूगल हमें इन एड्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाने के पैसे देता है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे अर्निंग होती है इसकी? मैं पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप में बेटा, उस ग्रुप के अंदर सारी जो है ना मैं लॉगिन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा जी, बहरहाल आ जाए जरा वापस। तो ये विजेट्स वगैरह हो गए, इसको मैं डन कर देता हूँ जरा यहाँ से। तो ये बहुत सारे विजेट्स हैं, जैसे सर्च बार लगाना है, कहीं पे टेक्स्ट लिखना है, कहीं पे आपने नेविगेशन मेन्यू बनाना है, उसको कहीं पे लगाना है तो आप लोग लगा सकते हैं, इमेज लगाना है इमेज लगा सकते हैं। तो ये विजेट्स वाला जो सेक्शन है ये किस लिए यूज होता है कि इसके मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे विजेट्स, हर थीम के अंदर मुख्तलिफ विजेट्स होते हैं, और हर थीम के अंदर ये जो एरियाज हैं ये भी डिफरेंट होते हैं। कहीं पे आप लोगों को यहाँ पे तो 3 एरियाज नजर आ रहे हैं ना, ब्लॉग, साइड बार, फुटर 1 और फुटर 2। मैं क्या करता हूँ यहाँ से थीम चेंज करके देखते हैं जरा, और मैं थीम कर देता हूँ 2020, और इसको एक्टिवेट करता हूँ। तो अब देखते हैं कि ये विजिट्स वाला सेक्शन जो है वो अब कैसे चेंज हुआ है, क्या कोई चेंजिंग आई है या नहीं। तो देखें जरा, चेंजिंग ये आई है कि अब इसके अंदर 2 ही एरियाज हैं, फुटर 1 और फुटर 2। उसके अंदर एक ब्लॉग साइड बार वाला एरिया भी था। ठीक है, तो इसके ये नेविगेशनल मेन्यूज है। इसी तरह हर एक थीम के एरियाज, हर एक थीम के जो अवेलेबल विजिट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। 2019 एक्टिवेट करके देख लें जरा। तो 2019 एक्टिवेट करके विजिट्स में गए, तो अब उसका एक ही एरिया फुटर का। ठीक है, तो फुटर में ही आप चीजें ऐड कर सकते हैं। हम अपने दोबारा से उसी थीम पे आ जाते हैं 2017 पे। हाँ जी, सीख लेंगे, वो कोई इतना बड़ा काम नहीं है सर। वीडियो अगर हमारे लैपटॉप में हो तो वो कैसे पुट करेंगे, मैं बता देता हूँ जी दोबारा से। सेम वही तरीका है, आपने विजिट्स में जाना है, वीडियो वाला जो आपका था टैग, ये वीडियो वाला जो आपका विजिट है उसको ड्रॉप करना है फुटर 1 में। ठीक है, उसके अंदर ऐड वीडियो के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं फाइल्स। अपलोड करेंगे, सिलेक्ट फाइल, और यहाँ से आप लोग उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपने इम्बेड करनी है, तो वो अपलोड हो जाएगी। लेकिन दैट इज नॉट द बेटर वे, क्योंकि आप फिर अपनी वेबसाइट की होस्टिंग की स्पेस को यूज कर रहे होते हो वीडियो अपलोड करने के लिए। तो उससे बेटर वे ये है कि आप उसको यूट्यूब के ऊपर कहीं अपलोड करो और उसका यूआरएल यहाँ पे दे दो। ठीक है सर, स्लाइडर लगाना बता दें थोड़ा सा सब्र करो, अभी मैंने फ्री वाले थीम्स पे काम करवाया आप लोगों को। ठीक है, स्लाइडर के लिए एक प्लगइन है, स्लाइडर रेवोल्यूशन का, वो थोड़ा सा प्रीमियम प्लगइन है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, फिर करेंगे उसको। अभी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पूरा सीखो, फिर उसके बाद जाना। बहुत फास्ट चल रहे हो तुम लोग। सर, जिस तरह यूट्यूब पे अर्निंग के लिए कुछ रूल्स हैं, क्या इस तरह साइट पे अर्निंग के लिए हैं कि पहले ये रिक्वायरमेंट पूरी हो देन एडसेंस लिंक होगा? हाँ जी, अब एडसेंस अप्रूव ही तब होता है जब आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। स्लाइडर्स ऑफ गूगल एडसेंस से भी ऐड लगाना था, अभी अभी उसका मौका नहीं आया बेटा। आप सिंपल सा एक उसका मेथड है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन वो फिर ऑफ द टॉपिक आप लोग चले जाओगे। लेकिन बात ये है कि गूगल एडसेंस के ऊपर जब आपका अकाउंट बन जाता है तो वहां पे से आप एड्स जनरेट करते हो, और उस एड, हर एक एड का एक शॉर्ट कोड आपको मिलता है। वो शॉर्ट कोड जो है वो आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर देते हो जिस जगह पे आपने ऐड को शो करवाना होता है। दैट सिंपल, इतना सा काम है बस। वो जब टाइम आएगा उसको तब कर लेंगे, डोंट वरी। अच्छा जी, मीडिया के बाद हम आ गए पेजेस के अंदर। हाँ, बहुत समझ आ रही है, जितनी समझ आ रही है मुझे सब पता है।
अच्छा, ये मीडिया हो गया, इसके अंदर ये लाइब्रेरी आपकी बनती जाएगी और इस लाइब्रेरी के अंदर वो सारी की सारी पिक्चर्स सेव्ड रहेंगी जो आपने कभी ना कभी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड की होगी। तो ये हमारे आ गए पेजेस। पेजेस के अंदर चलते हैं, तो ये वो पेजेस हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। आप लोगों को यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं कि एडिट कर सकते हैं, इनको क्विक एडिट कर सकते हैं, ट्रैश और व्यू कर सकते हैं। दोबारा से एडिट के अंदर जाते हैं तो कौन कौन से फीचर्स हैं इसके अंदर वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, अबाउट अस, मीडिया ऐड कर लिया हमने, इसकी कोई फीचर्ड इमेज सेट कर ली। ठीक है, इसकी जो स्टेटस है वो पब्लिश्ड है, इसकी विजिबिलिटी जो है वो पब्लिक है। इसको हम, इसकी विजिबिलिटी को हम जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये अबाउट अस का जो पेज है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आए जिनको जो है मैंने फला पासवर्ड दिया हुआ है, जिनको पासवर्ड पता है। तो मैं यहाँ से पासवर्ड जो है वो लिखता हूँ, लेट्स सपोज SUFIAN, और इसको मैंने कहा कि ये जो लोग पासवर्ड में ये लिखेंगे उनको ये सिर्फ नजर आनी चाहिए, और इसको मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाके SEOgrowth.tools लिखता हूँ। ठीक है, और इसका अबाउट अस वाला जो पेज है उसको हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये अबाउट अस वाले पेज पे गए, तो अबाउट अस वाले पेज ने पासवर्ड मांग लिया बेटा कि दिस कंटेंट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, टू व्यू इट प्लीज एंटर योर पासवर्ड बिलो। तो मैंने यहाँ पे वो पासवर्ड दिया जो मैंने यहाँ पे सेटअप किया था, इसको मैंने एंटर किया। तो जैसे ही अब मैं एंटर करूंगा तो वो उस पेज का जो भी कंटेंट होगा वो मुझे नजर आ जाएगा। ग्रामरली का प्रो अकाउंट भी मैं दे देता हूँ इंशाल्लाह, याद करवाते रहा करें ना, फिर मिल जाएगा सब कुछ, भूल जाता हूँ मैं। व्यूज का कोई टारगेट भी होता है गूगल एडसेंस में? टारगेट व्यूज का नहीं होता, ट्रैफिक का होता है। ठीक है, आपने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो कंप्लीट करना होता है और फिर वो आप लोग ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये पब्लिश कब किया गया था, टाइम क्या था उसका, और अगर इसको भी चेंज करना है आपने तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये पोस्ट वाला सेक्शन है, पोस्ट के अंदर भी आप लोग पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हैं। स्केजुलिंग जब पोस्ट की कर देते हैं, जैसे मैं एडिट करता हूँ इसको, अच्छा यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, अब तो ये पब्लिश हो चुकी है, लेकिन अगर हम कोई जो नई पोस्ट है वो करना चाहते हैं, यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट करते हैं, तो सारे का सारा जो हमारा जितना भी काम है ये पब्लिश इमीडिएटली आ रहा है। अभी इसको मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको स्केड्यूल कर सकता हूँ। आज क्या डेट है जी? ये 9 सितंबर है। जो भी आपकी वो डेट शीट है, जो भी आपका वो आप टाइम है, आप लोग यहाँ पे मेंशन करें और उस टाइम को जाके ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, अभी ये फिलहाल इमीडिएटली भी है। तो जो हमारा कंटेंट है, जब आपने लेट सपोज कोई वैलेंटाइन डे की पोस्ट करनी है या फिर आपने 14 अगस्त की पोस्ट करनी है अपने ब्लॉग से, तो आपने वो चाहते हो कि रात को ठीक 12 बजे वो जो पोस्ट है वो हमारी शो हो जाए, ठीक 12 बजे वो पोस्ट ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाए, और मैं 12 बजे तक उठ नहीं सकता, जाग नहीं सकता कि मैं पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करके रखूं और 12 जैसे ही बजे तो मैं पब्लिश कर दूं उसको। तो हम क्या करते हैं, उस पोस्ट को स्केड्यूल कर देते हैं और देन हम उसका टाइम सेट कर देते हैं, 12 12 बजे ऑटोमेटिकली ये पब्लिश हो जाए। ठीक है, जैसे हम फेसबुक के ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग वेबसाइट के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर भी अपनी कंटेंट को स्केड्यूल कर सकते हैं और अगले पूरे महीने का कंटेंट स्केड्यूल करके हम रख सकते हैं। सर प्रोफाइल लिंक्स इस वीक के लास्ट तक सबमिट करवा दें सब स्टूडेंट्स, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं होंगे और मे बी स्टूडेंट विल रिमूव फ्रॉम ग्रुप एज वेल फ्रॉम रोजगार प्रोग्राम। ठीक है जी, तो ये देख लें जरा, हंजला साहब का मैसेज है, आप लोग अपने जो प्रोफाइल लिंक्स है फाइवर के, ठीक है, वो सबमिट करें ग्रुप के अंदर। एक पोस्ट जो है वो की जा चुकी है, जो एक फॉर्म है जिस फॉर्म को आपने फिल करना होता है और उसके अंदर अपना फाइवर का प्रोफाइल लिंक जो होता है वो शेयर करना होता है। वो तो सब लोगों को पता है ना, फाइबर का प्रोफाइल लिंक कैसे जनरेट करते हैं, स्लैश और उसके आगे आपका यूजर नेम। ठीक है, जो भी आपका यूजर नेम है वो आप लोग लिखेंगे, और जैसे ये वकास शेख, ठीक है, fiverr.com, मैं लिखता हूँ fiverr.com/वकास शेख।
ठीक है, तो ये लिखा तो उसकी वो प्रोफाइल ऐसे सामने आपकी जो है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह जो है, जब ओपन हो जाए आपकी प्रोफाइल तो यहाँ से आपने कॉपी करना है इस प्रोफाइल को और ले आना है। हाँ, GCUF के जो स्टूडेंट्स हैं वो आदिल साहब से कांटेक्ट करें, वो आपको गाइड कर देंगे। हाँ जी, जिन्होंने सबमिट करवा दिया उनको दोबारा सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, आ जाए ज़रा वापस। अच्छा, अब मुझे दो चीज़ें बतानी है आप लोगों ने। हमने एक चीज़ पढ़ी है पोस्ट, और एक चीज़ पढ़ी है पेजेस। पोस्ट और पेज के दरमियान अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि फ़र्क क्या है। ठीक है, पोस्ट में और पेज में क्या फ़र्क होता है। नहीं नहीं, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी वो फॉर्म सबमिट कर दिया था दोबारा से प्रोफाइल लिंक वाला फॉर्म सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट और पेजेस में फ़र्क बताएं ज़रा जल्दी कि क्या फ़र्क है। हाँ जी, पोस्ट आर फॉर टाइमली कंटेंट, दे हैव अ पब्लिश डेट, आर डिस्प्लेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजी। ये सारे का सारा जो है वो गूगल से उठा के किसी ने लगा दिया है। आई डोंट नो किसने लगाया है, नाम देखते हैं अभी। मोहम्मद उसामा। और पोस्ट आर कंटेंट दैट शोज ऑन पेज। अच्छा, चलें। और इसके अलावा पोस्ट को पेज पे लगा सकते हैं और स्केड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, गुड। और क्या फ़र्क है। वर्डप्रेस पोस्ट एक टाइमली ब्लॉग पोस्ट है, पब्लिश डेट होती है उस पर। और वर्डप्रेस पेजेस जो हैं वो टाइमलेस स्टैटिक कंटेंट। हाँ, ये वेरी गुड जी, बिलाल ने एक अच्छी डेफिनेशन बताई है।
बिलाल का जो कमेंट है वो मैं अगर थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। ओहो, ये वाला था। पेज कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट एंड पोस्ट बिलोंग्स टू वन आर्टिकल। अच्छा, चलें मान लेते हैं, आप जैसे कहते हैं हम कर लेते हैं जी। अच्छा, एक और बड़ा बेसिक और मेजर फर्क है जो आप लोग देख नहीं पा रहे। फर्क ये है कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में भी आते हैं, तो मैं पोस्ट के ऊपर हॉवर करता हूँ ना, तो मुझे चार ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ऑल पोस्ट और ऐड न्यू। ये तो उसमें भी नजर आ रहे हैं, पेजेस में। पेजेस के अंदर भी आपको जो है वो एक मिनट में, हाँ, पोस्ट में जो है वो कितने ऑप्शन हैं? चार। ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज और टैग्स। पेजेस में आता हूं तो पेजेस में ऑल पेजेस और ऐड न्यू, बस। इसका मतलब पेजेस की कोई कैटेगरी या फिर टैग नहीं होता। हाँ, अलबत्ता पोस्ट को कैटेगराइज करना पड़ता है, उनको टैग्स लगाने पड़ते हैं ताकि आप जो अपना कंटेंट है, क्योंकि सारे का सारा कंटेंट जो डायनामिक कंटेंट है, जो रिपीटेडली आपने करते, जैसे आप कोई ARY की वेबसाइट है, तो ARY ने तो हर एक घंटे के बाद न्यूज बुलेटिन देना है। तो हर एक घंटे के बाद जो न्यूज बुलेटिन आएगा आपका, वो एक नए सिनेरियो के साथ आएगा, एक उसका नया उसकी कैटेगरी होगी, नया नए टैग्स लगेंगे उसके अंदर, नई खबरें होंगी। लेकिन पेजेस क्या होते हैं? पेजेस स्टैटिक कंटेंट को शो करने के लिए हम लोग, जैसे अबाउट अस का पेज है, और टीम का पेज, अब टीम हमने रोजाना रोजाना तो चेंज नहीं करनी ना। उसके अंदर कभी कभार इक्का दुक्का मेंबर्स जो हैं वो डिलीट होते हैं या नए मेंबर्स ऐड ऑन हो जाते हैं, हम उनकी तस्वीरें लगा देते हैं अपने अबाउट अस के पेज के ऊपर या आर टीम के पेज के ऊपर। या सर्विसेज का कोई पेज है, तो सर्विसेज तो हमारी कंपनी की हो सकता है जो 10 साल पहले थी वही 10 साल बाद में, या फिर अगर कोई चेंजिंग्स आती भी हैं तो हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जो पोस्ट वाला कंटेंट है उसको हमने जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना होता है। और नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा होती हैं आमतौर पे नंबर ऑफ पेजेस से, इस वजह से हम पोस्ट को कैटेगराइज करते हैं और पेजेस को कैटेगराइज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो जितनी भी टेक्सोनॉमीज हैं, जो टैग्स हैं, जो जो कैटेगरीज हैं, वो हमारी पोस्ट को ही लगेंगी, हमारे पेजेस को नहीं लगेंगी। यहाँ तक बात कंप्लीट है, क्लियर है सब लोगों को? किसी को कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये कमेंट्स वाला सेक्शन है। कमेंट्स वाला जो सेक्शन है किस लिए यूज होता है? हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट पे जितने भी जो हैं वो कमेंट्स होते हैं, उनको हम अगर हमें लगता है कि वो अ, अच्छा कमेंट नहीं किया किसी ने, तो हम उसको स्पैम में डाल सकते हैं या ट्रैश कर सकते हैं। या फिर अगर किसी ने कोई कमेंट किया है तो हम यहाँ से उसको अप्रूव, अनअप्रूव या जो भी हमने उसको करना है, पेंडिंग में डालना है, तो हम लोग उसको डाल सकते हैं। और जितनी भी कमेंटिंग होती है हमारी पोस्ट के ऊपर, हम उसको मैनेज कर सकते हैं कमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर आके। ये कांटेक्ट वाला जो सेक्शन है ये पहले नहीं था। ये कांटेक्ट वाला जो फॉर्म बना है, यहाँ पे ये ऑप्शन नजर आ रहा है आप लोगों को, ये ऑप्शन नजर आ रहा है कांटेक्ट फॉर्म 7 के प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद। तो यहाँ से हम उस कांटेक्ट फॉर्म की जितनी भी सेटिंग्स है वो कर सकते हैं। जैसे मैं कांटेक्ट फॉर्म्स में जाता हूँ, तो मुझे एक ही कांटेक्ट फॉर्म अभी हमने क्रिएट किया, अगर चाहें तो हम लोग नए कांटेक्ट फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके, और इसका शॉर्ट कोड यहाँ से हमें मिल जाएंगे, वो हम जहाँ पे जिस पेज के ऊपर एम्बेड करना चाहते हैं उसको हम कर सकते हैं। अब इसके अगला जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है हमारा अपीयरेंस का सेक्शन, जो हमारे लेआउट्स को जो है वो डिफाइन करेगा, जो हमारे आप कह सकते हैं कि जो हमारी लुक एंड फील है हमारी वेबसाइट की, उसको डिफाइन करेगा। तो मैं कस्टमाइज थीम्स वाला सेक्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, कि यहाँ से थीम्स कर सकते हैं हम ऐड। ऐड न्यू के ऊपर जाके आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक, मैंने आप लोगों को wordpress.org बताई थी ना, ठीक है, wordpress.org जो वेबसाइट है इसके ऊपर कुछ फ्री थीम्स और प्लगइन्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ये थीम्स वाले सेक्शन में जाएंगे wordpress.org पे, तो जितने भी आपको थीम्स वर्डप्रेस अलाउ करता है, और ये एक अथेंटिक वेबसाइट है, इसके ऊपर से जो भी थीम आप लोग डाउनलोड करोगे वो एक प्रॉपर और रजिस्टर्ड, और जिसके अंदर स्पैम नहीं होगा, जिसके अंदर आपकी जो वेबसाइट है उसकी लेआउट जो है वो खराब नहीं होगी। तो आप लोग इसकी जो चीज़ें हैं वो देख सकते हो। जैसे अगर मैं किसी थीम को देखना चाहूँ, बहुत सारे थीम्स आप लोगों को मिल जाएंगे ऐसे भी, और गूगल पे सर्च करके भी मिल जाएंगे।
इसकी मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप लोग इसका प्रीव्यू पहले देख सकते हैं कि इसको इंस्टॉल करने के बाद आपकी वेबसाइट जो है वो कैसी लगेगी। ठीक है, तो ये इसका कोई थीम प्रीव्यू है, हर एक थीम का अपना अपना प्रीव्यू होता है। अगर किसी और तरह का कांटेक्ट फॉर्म बनाने को बोलता है तो हमने अभी सिर्फ एक प्लगइन पढ़ा है कांटेक्ट फॉर्म बनाने के लिए। अभी WP फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, अभी एलिमेंटर के बारे में नहीं बताया। तो एलिमेंटर के अंदर तो आप खुद से डिजाइन कर सकते हो ना जो फॉर्म्स हैं उसको, और वो एलिमेंटर प्रो का एक विजेट है जो फॉर्म है, तो उसको हम एडिट करेंगे। मैं आप लोगों को एलिमेंटर प्रो का जो एक प्लगइन है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसके अंदर आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जैसी भी है उसके मुताबिक आप लोग काम कर सकते हो। तो ये हर एक थीम के डिटेल्स और उसके प्रीव्यूज यहाँ पे दिए गए। अच्छा, फिर उसके बाद विजेट्स हमने पढ़ लिए। विजेट्स वाला सेक्शन हमने आज डिटेल के अंदर पढ़ा नहीं, सॉरी कस्टमाइज पढ़ना है। अभी कस्टमाइज में चलते हैं जरा। वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन किस हद तक कर सकते हैं उसामा? वही बात मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जिस हद तक आप सोच सकते हैं उस हद तक हम कर सकते हैं। आपने इमेजिन करना है और वर्डप्रेस ने उसके लिए कोई ना कोई हल ऑलरेडी बनाया हुआ है, क्योंकि वर्डप्रेस एक पूरा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको दुनिया की 34% वेबसाइट्स यूज कर रही हैं। तो वर्डप्रेस में हजारों लाखों प्लगइन्स ऑलरेडी डेवलप कर किए जा चुके हैं, हजारों लाखों लेआउट्स हैं, हजारों लाखों फंक्शनैलिटीज हैं जो बिल्ट इन है, जो मौजूद है वर्डप्रेस में। कुछ फ्री में मिल जाती हैं, कुछ के लिए हमें पे करना पड़ता है। तो जिनके लिए पे करना पड़ता है हम क्लाइंट को कहते हैं कि भाई साहब ये फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करने के लिए फलां प्लगइन है, ये फलां प्लगइन की साइट है, इसको जाके यहाँ से बाय करो और मुझे वो प्लगइन दे दो ताकि मैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर उसको इंस्टॉल करके आपका सारे का सारा काम जो है वो कर सकूँ। मैं यहाँ से लोगो इसका लगा लेता हूँ, कोई अगर कोई लोगो मेरे पास मौजूद है तो। अभी लोगों की कोई फाइल मेरे पास आई डोंट नो कि पड़ी है या नहीं। तो हाँ, ग्रेफाइट का लोगो पड़ा होगा यहाँ पे कहीं। चलो जो भी है तो लगा के देखते हैं लगता है कि नहीं। ये इसकी ना डायमेंशंस के अंदर मसला आता है तो इससे ज़रा इज्तनाब कीजिएगा। तो जैसे ही लोगो लगाएंगे तो ये लोगो यहाँ पे लग जाएगा आपका। आप अपना खुद से लोगो डेवलप करवा सकते हैं और खुद से बनवा सकते हैं जो भी वो डायमेंशन आप लोगों को बोलेगा ना। ये देखें यहाँ से मैं अगर रिमूव करता हूँ ना, सिलेक्ट लोगो करता हूँ, तो वो कहता है कि इसके ऊपर जो डायमेंशन रिकमेंडेड है वो है 250 by 250। तो 250 by 250 जो है वो उसका लोगो आप लोग क्रिएट करेंगे तो बिल्कुल फिट आएगा उसके ऊपर। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये कलर्स है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये साइट आइडेंटिटी के अंदर मैं आता हूँ तो ये हमारे पास साइट आइकन की है। साइट आइकन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप लोगों को ये वर्डप्रेस का लोगो नजर आ रहा है ना। मैं यहाँ पे जाता हूँ सेफ्स्काई के ऊपर, एक मिनट भाई, एसईओ ग्रोथ खुल जाती है, सेफ्स्काई.com। तो आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेफ्स्काई अनबाइस्ड रिव्यूज बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है ये इसके टैब के अंदर। तो ये जो लोगो है इसको हम बोलते हैं साइट आइकन। क्या बोलते हैं? साइट आइकन इसको बोलते हैं। और ये हम अपनी वेबसाइट का खुद से डिजाइन करते हैं और फिर लगाते हैं। तो ये साइट आइकॉन जो है वो कहाँ से लगेगा? ये हमारे पास साइट आइडेंटिटी के अंदर साइट आइकन लगाने की ऑप्शन है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहता है 512 by 512 का साइट आइकन यहाँ पे लगाना है आपने। तो वो इसको 512 by 512 पिक्सल्स का साइट आइकन देंगे तो यहाँ पे वो उस आइकन को प्लेस कर देगा। लें जी, वापस आते हैं। कलर स्कीम देख लें। अगर आपने अभी फिलहाल हमारी कलर स्कीम जो है वो लाइट है, अगर मैं इसको डार्क करता हूँ तो ये देखें जी इसकी कलर स्कीम कुछ ऐसी हो जाएगी।
अगर हम इसकी कोई कस्टम कलर स्कीम रखना चाहते हैं, जैसे जिस भी कलर के ऊपर आप इसको हॉवर करोगे और देन पब्लिश के ऊपर क्लिक करोगे तो वो उस हिसाब से उसकी कलर स्कीम जो है वो रख देगा। अगर हम जाते हैं SEO ग्रोथ डॉट टूल्स पे, तो इसकी अब ये जो डेट्स की नजर आ रही है आप लोगों को, ये अबाउट अस नजर आ रहा है, तो इनका जो कलर है वो इसने कर दिया है चेंज हॉवर के ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग इसकी जो चेंजिंग्स हैं वो कर सकते हैं। हेडर का टेक्स्ट का जो कलर है वो कैसा रखना है, हेडर किधर है हमारे, ये है जी हेडर। इसका कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो देखें जरा, यही रोजगार बैच 10 का कलर उसने चेंज कर दिया। जैसे भी आप इसको लेके चलना चाहते हैं आप लोग चल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। और बाय डिफॉल्ट जो भी कलर था इसका वो रखना चाहते हैं तो क्लियर कर दें यहाँ से और पब्लिश कर दें। फिर हेडर मीडिया है जिसके अंदर जाके हमने ये पिक्चर लगाई थी। अगर वीडियो लगानी है इसके बैकएंड के ऊपर तो आप लोग वीडियो भी लगा सकते हैं। और उस यूट्यूब वीडियो का आप अगर जो है वो एंटर करते हैं URL जो हमने पहले किया था हमारी वेबसाइट की तरह, ये है ना, इसके ऊपर पिक्चर लगाई थी हमने कहीं, ये सॉरी वीडियो लगाई थी। ये यूट्यूब पे नहीं ओपन होगी अब। कॉपी 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 क्या किया है इसने, चले यूट्यूब से दोबारा से निकाल के उसका URL आप लोग लगा सकते हैं, ई रोजगार यूट्यूब। ठीक है, इसका ये मैंने URL कॉपी किया और अपने इस URL वाले सेक्शन में लगा दिया। तो बैकएंड के ऊपर अब हमारी ये वीडियो जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी और अब पिक्चर की बजाय एक वीडियो हमारे उस सेक्शन के अंदर नजर आया करेगी। पिक्चर को चाहे तो रिमूव कर दें, वापस आते हैं जी। ये हमारे मेन्यूज हैं जो हमने अपीयरेंस के अंदर जाके मैनेज किए थे ना, वो कस्टमाइज के अंदर जाके भी इस तरीके से जो है वो मैनेज हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो मेन्यूज को यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं, सेम वही तरीका है। व्यू ऑल लोकेशंस, तो हमारे पास अभी मेन मेन्यू है, उसके अंदर ये जो टॉप मेन्यू है वो हमने सेलेक्ट किया कि मेन मेन्यू है, और अभी सोशल लिंक्स का मेन्यू हमने क्रिएट नहीं किया, तो इसकी लोकेशन वगैरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये मेन मेन्यू है, इसके अंदर चलते हैं जरा, तो देखें ये चीज़ें हम ऑलरेडी हम अपने मेन्यू के अंदर कुछ इस तरह से सेटअप कर चुके हैं। अगर इसको मैनेज करना है, वो ऊपर नीचे करना है, अबाउट अस को नीचे कर दें, कंट्री को ऊपर कर दें, इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है वो ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो ये अब आपकी मर्जी है आपने इसको कैसे मैनेज करना है। ऐड आइटम्स, अगर और कुछ चीज़ें डालनी है इसके अंदर, ऐड आइटम्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पेजेस ऑलरेडी डाल चुके हैं हम। पोस्ट को ही अगर ऐड करनी है, iPhone 7 की पोस्ट ऐड करनी है तो ये iPhone 7 की ऐड कर दी। कैटेगरीज और ऐड करनी है, जैसे हमने नई कैटेगरीज क्रिएट की थी, फूड, बर्गर एंड होम एंड किचन, तो ये चीज़ें यहाँ पे एडअप होती जाएंगी। यहाँ से भी आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं बर्गर को थोड़ा सा बढ़ा के लिख देता हूँ, होम एंड किचन यहाँ पे कर दिया, ये पोस्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, कॉन्टेक्ट अस, और ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। पब्लिश किया इसको तो देखें जरा, आप मेरा जो मेन्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटअप हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंट्री, फिर ये फूड है तो उसके अंदर बर्गर्स आ रहे हैं। आप लोग इसको जैसे भी लेके चलना चाहते हैं लेके चल सकते हैं। और कोई सवाल किसी का आज के लेक्चर के बारे में है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर ये मेन मेन्यू हो गया। अगर आपने इसी मेन्यू को सोशल लिंक्स मेन्यू की भी जगह देनी है तो देखें फिर क्या होगा। ये उसको लगा रहा है उस मेन्यू को, तो इनकी भी कोई जगह बनाई हुई होगी, ये लगी हुई है जी जगह। ठीक है, तो इसकी जगह पे अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो सोशल लिंक्स मेन्यू की जगह पे भी हमने मेन मेन्यू लगा दिया है। इसको हमने एडिट करके अगर करना है कुछ तो हम इसको कर सकते हैं। मैं इसको भी फिलहाल पब्लिश करके चेक करता हूँ कि क्या हमारा सिनेरियो बना है। ये अबाउट अस है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर मेन वेबसाइट का लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का लिंक लगा है, यहाँ पे कंट्री का लिंक लगा है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट अस के पेज पे चले जाएंगे। बाद में हम इसको एडिट करके इसके ऊपर अपने जो है आप लगा सकते हैं जो आइकन्स हैं, कि फेसबुक का आइकन है तो उसके पीछे फेसबुक पेज का लिंक लगा हुआ हो, ये फूड वाला हो गया,
ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हमारा होम एंड किचन हो गया। यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये जी रोजगार बैच 10 और इसके बैकएंड के ऊपर अब एक वीडियो चल रही है। इसको करते हैं बंद और वापस आ जाते हैं। तो कस्टमाइजेशन में मेन मेन्यू भी पढ़ लिया हमने, और उसके बाद ये विजेट्स हैं। विजेट्स में वही एरियाज हैं, पहले तो ब्लॉग, साइड बार, फुटर 1, फुटर 2। तो ये चीज़ें जो हैं वो 3 सेक्शंस हैं। इन 3 सेक्शंस के अंदर जो जो आपने विजेट्स डालने हैं वो डालते जाएंगे। ऐड अ विजेट, अगर कोई और विजेट भी डालना है तो ये सारे विजेट्स खुल जाएंगे। इन विजेट्स को आप लोग इस सेक्शन के अंदर ऐड ऑन करते जाएं। जी जी, पूछें, क्या सवाल है? बैकग्राउंड पे लोगो टेक्स्ट लिखना हो तो वो कैसे करेंगे? किस बैकग्राउंड की बात कर रहे हो ये बताओ। तो ये विजेट्स हो गए। फिर उसके बाद होम पेज की सेटिंग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने होम पेज के ऊपर क्या शो अप करवाना है। आपने लेटेस्ट पोस्टें शो अप करवानी है या फिर कोई स्टैटिक पेज शो करवाना चाहते हैं? अगर स्टैटिक पेज कोई शो करवाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस पेज को आप होम पेज पे शो करवाना चाहते हैं। अगर मैं कॉन्टेक्ट अस लिख देता हूँ तो जब भी आपकी मेन वेबसाइट खुलेगी ना, तो कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है वो सामने खुला करेगा और आपकी जो पोस्टें हैं वो किसी और सेक्शन पे चली जाएंगी। तो देखें जरा, ये कॉन्टेक्ट अस पेज जो है वो आपके मेन पेज पे चल रहा है, लेकिन हम इसको अभी फिलहाल रिमूव कर देते हैं और हम कहते हैं कि लेटेस्ट पोस्टों को ही आप मेन पेज पे शो करवाते रहें, तो वो अच्छी बात है। वापस आ गए। फिर उसके बाद ये कुछ थीम ऑप्शंस हैं। थीम ऑप्शंस में आप जाते हैं तो किधर गया? हाँ, ये तब आएगा जब आपने वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं अगर वापस आता हूँ तो वो लेआउट्स वगैरह सेलेक्ट करने होते हैं, आप लोग वहां से कर सकते हैं। इसको हम योर लेटेस्ट पोस्ट पे कर देते हैं, पब्लिश करते हैं। ये थीम ऑप्शंस है। तो आपने जो पेज का लेआउट है वो 1 कॉलम का रखना है या 2 कॉलम्स का रखना है। अभी फिलहाल ये 2 कॉलम्स का है, क्योंकि एक पे ये पोस्टें नजर आ रही हैं, सेकंड कॉलम पे ये साइड बार है। ठीक है, तो ये चीजें भी मैनेज कर सकते हैं हम लोग। और ये एडिशनल सीएसएस मैंने कल आप लोगों को बता दी थी डिटेल के अंदर, के यहाँ पे जाके आप लोग खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस क्लास को कौन सी प्रॉपर्टी आप लोगों ने लगानी है। सर, आप टाइटल बार के ऊपर कौन कौन सी एक्सटेंशन के आइकॉन है? जैसे कलर जिला की एक्सटेंशन है, आइकॉन शो हो रहा है। ले जी, आ जाए, आज आपको यही बता देते हैं कि ये कौन कौन सी एक्सटेंशन है। सबसे पहले ये है ब्राउजिक। ब्राउजिक यूज करते हैं जी हम लोग प्रॉक्सी लगाने के लिए। कभी कभार कुछ ऐसा होता है कि कुछ लिंक्स हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रहे होते। जैसे बैकलिंक्स की बात करते हैं, जब हम सर्विसेज देते हैं फाइबर के ऊपर, तो कुछ लिंक्स या कुछ वेबसाइट्स या कुछ कंटेंट जो है वो किसी कंट्री के अंदर बैन होता है, किसी कंट्री के अंदर नहीं चल रहा होता, तो हम लोग यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। प्रोटेक्ट मी के ऊपर क्लिक करके हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं और अब हमारा पीसी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में चला गया। इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, तो फिर हम पाकिस्तान में आ गए। अच्छा, फिर उसके बाद आगे ये कलर जिला है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये है हमारा इसको हम बोलते हैं, क्या नाम था इसका, सिमिलर वेब की एक एक्सटेंशन है। सिमिलर वेब की ये जो एक्सटेंशन है ये किस लिए यूज होती है? आपकी वेबसाइट, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उनकी ट्रैफिक आजकल कैसे चल रही है उसको देखने के लिए। जैसे मैं fiverr.com पे जाता हूँ और वहां पे जाके मैं सिमिलर वेब की एक्सटेंशन को ऑन करता हूँ, तो ये क्या करेगी कि मुझे बताएगी कि फाइवर पे आजकल कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो ये फाइबर की जो है अपनी ट्रैफिक, वो दिन ब दिन इंक्रीज करती जा रही है। 58.67 मिलियन लोग जो हैं वो अभी फाइबर के ऊपर मौजूद हैं। और ये ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रही है? 24% ट्रैफिक जो है वो यूएस से। इसका मतलब ये है कि यूएस का फाइबर का जो जो 1/4 हिस्सा है वो यूनाइटेड स्टेट्स से है। उनमें क्लाइंट्स भी हैं, उनमें फ्रीलांसर्स भी हैं। तो एक डेवलप्ड कंट्री है, अगर वो लोग फ्रीलांसिंग के ऊपर इतना बिलीव रखते हैं तो हमें भी थोड़ा सा होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। 9.93% जो है वो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की है या पाकिस्तानी क्लाइंट्स की है, लेकिन हमें इस नंबर को और ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है? डायरेक्ट ट्रैफिक है जी 55%।
सर्च से इतने लोग आते हैं, ईमेल से इतने आते हैं, सोशल से इतने आते हैं, एड्स से इतने आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगली से है हमारी एक्सटेंशन, वो है ग्रामरली की। ग्रामरली की जो एक्सटेंशन है हमारे, अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे, जो आपके डिस्क्रिप्शन लिखते हो आप लोग, या गिग डिस्क्रिप्शन लिखते हो, या फिर आप लोग नोट पैड के अंदर कोई इंग्लिश लिख रहे होते हो, तो ग्रामेटिकल एरर्स जितने भी होते हैं वो आपको स्पेसिफाई करती है और आपको बताती है कि यहाँ पे आपका स्पेलिंग का मसला है, यहाँ पे आपका ग्रामर का मसला है, एंड सो ऑन। जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों की, वो आप लोग इस ग्रामरली की एक्सटेंशन से रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है ये, और ये है वट रन्स की एक्सटेंशन। एंड वट रन्स क्या करता है, आप लोगों को बताता है कि आपकी इस वेबसाइट के ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। अगर वर्डप्रेस यूज हुआ है तो वर्डप्रेस का कौन सा थीम इसके ऊपर यूज हुआ है। तो इसके ऊपर आके आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये इसका जो CMS है वो कौन सा है, वो वर्डप्रेस है। जैसे मैं जाता हूँ SEOgrowth.tools के ऊपर, ठीक है, तो मैं इसको, इसकी एक्सटेंशन को ऑन करता हूँ, तो इसने मुझे बता दिया कि ये वर्डप्रेस को यूज कर रही है बैकएंड के ऊपर। अच्छा जी, और क्या है, लास्ट पास के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि लास्ट पास आप लोगों के जो पासवर्ड्स है वो सेव करती है, और आपकी जो वेबसाइट्स जितनी भी होती हैं उनको, उनके जितने भी पासवर्ड्स हैं वो फिर आपको याद नहीं रखने पड़ते। ठीक है, अभी ये सारे के सारे वो पासवर्ड्स हैं जो मेरे पास सेव्ड है। अच्छा जी, और क्या है, मॉज। मॉज आप लोगों को किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी के बारे में बताता है कि उसका DA कितना है। ठीक है, कि वो उसके ऊपर उसकी जो डोमेन अथॉरिटी 100 में से, आप कह लें कि ये मार्क्स होते हैं कि 100 में से वो कितने मार्क्स हैं उस वेबसाइट के। ठीक है, तो आप लोगों को हर एक वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी उसके मदद से पता चल जाती है। जैसे अगर मैं bonelist.com पे जाता हूँ तो उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है वो हमें पता चल जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम। आई थिंक सो कि लॉग इन करनी पड़ेगी मुझे, इसका अकाउंट अब मुझे याद नहीं होगा, लेकिन बहरहाल आप लोग इसको सिंपली ऐसा जो है वो गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल करके देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी। इट इज़ रिलेटेड टू SEO, स्पेशली आप लोगों के काम की ये एक्सटेंशन नहीं है। ये ईमेल एक्सट्रैक्टर है, ये भी मैं किसी दिन बताऊंगा आपको कि इसका काम क्या है। इससे भी आप लोग सर्विसेज सेल कर सकते हो। और ये है हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं उन्होंने राइट क्लिक जो है वो डिसेबल किया होता है, हम उस वेबसाइट के ऊपर जाके ऐसे राइट क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो हाँ, उसको इनेबल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। फाइवलेटिक्स जो है, ये फाइवलेटिक्स फाइवर की एक्सटेंशन है जो आपको बताती है कि आपकी जो फाइवर की गिग है उसका रैंक कितना है, किस पेज के ऊपर वो अभी फिलहाल लैंड कर रही है। सर डोमेन हो, डोमेन कौन सी बाय करनी है, गाइड कर दें, और क्या पेमेंट हर मंथ करनी होगी? नहीं बेटा, पेमेंट आपको पर ईयर करनी पड़ती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को hostingyo.com रिकमेंड किया है, उसके साथ साथ एक वेबसाइट रिकमेंड की थी, इंस्टेंट डोमेन सर्च। अभी मुझे इंस्टेंट पॉट की याद आ जाती है। इंस्टेंट डोमेन सर्च के नाम से ये एक वेबसाइट है जो आपको बता देगी कि कौन सी डोमेन अवेलेबल है और कौन सी डोमेन अवेलेबल नहीं है। जैसे आपका नाम है महीन खालिद, तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे लिखते हो महीन खालिद, तो वो अभी वो कह रहा है कि mahinKhalid.com जो है वो अवेलेबल है। इस नाम की डोमेन आप अभी बाय कर सकती हो और उसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो बना सकती हो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं एक वेब डेवलपर हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये मैंने वेबसाइट्स बनाई हैं, ये मेरी स्किल्स हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, डोमेन और होस्टिंग आपको इकट्ठी मिलेगी। ठीक है,
ये जो होस्टिंग योर डॉट कॉम वाला भाई साहब हैं, ये आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर ही, इसी प्राइस में। और नहीं भाई, सेम ही है, इसी प्राइस में आपको डोमेन भी मिलेगी। सर डोमेन बाय करते हुए सर्वर नेम की ऑप्शन आती है, उसको बाय डिफॉल्ट रहने दें? हाँ जी, बाय डिफॉल्ट रहने दें। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि आज मैंने सारे सवालों का जवाब कामयाबी से दे दिया है, और आज के लिए यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। इंशाल्लाह कल और ज़्यादा चीज़ें वर्डप्रेस के बारे में जो रह गई हैं, ये वैसे आम तौर पे मैं पिछले बैचेस का अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं एक दिन के अंदर वर्डप्रेस का सारा डैशबोर्ड जो है वो पढ़ा दिया करता था। लेकिन आप लोगों के ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जवाब देने के लिए मुझे फिर ऑफ द टॉपिक बातें करनी पड़ती हैं। और अभी ये चेक करें कि मैंने अभी सिर्फ आधा डैशबोर्ड पढ़ाया पढ़ाया, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स और अपीयरेंस भी अभी कंप्लीट तकरीबन नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद ये प्लगइन्स हैं, फिर यूजर्स हैं, फिर टूल्स हैं, फिर सेटिंग्स के अंदर कितने ऑप्शंस हैं, ये सारे रहते हैं। तो अब कल का लेक्चर फिर इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाएंगे। तो थोड़ा सा कोशिश किया करें दौड़ने की, अब चीज़ों को सीखना शुरू कर दें और जल्द अज जल्द इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।